मातरम। तो बहुत समय के बाद अपनी वापस क्लास हो रही है। अपन लास्ट टॉपिक अपना था संसद, और संसद में मैंने आपको संसद के 3 अंगों के बारे में संसद के बारे में बताकर 3 अंगों के बारे में बता दी थी। वापस मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। संसद कौन से अनुच्छेद में है? 79। और राज्यसभा कौन से अनुच्छेद में है? 80 में। ठीक है। और इधर लोकसभा कौन से अनुच्छेद में है? ये है 80। अब मैंने राष्ट्रपति को बीच में रख के इन दोनों को अलग अलग रखा है। रीजन ये है कि संसद के जो अंग होती है 3, उनमें राष्ट्रपति को अभिन्न माना गया है, यानी ये अभिन्न है। इसके बिना संसद अधूरी है, ये अंग होना भी जरूरी है। तो राष्ट्रपति क्या है? संसद का अभिन्न है। संसद के 2 सदन है, एक लोकसभा है, एक है राज्यसभा। सदन कौन से है? 2, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा, 2 सदन है। अब इनको लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं इंग्लिश में। अपना यहाँ तक क्लियर हो चुका था, हमने यहाँ तक पढ़ लिए थे। इसके बाद जो टॉपिक आना था अपना, वो टॉपिक था लोकसभा के बारे में, यानी स्पेशल लोकसभा के बारे में पढ़ना था अपने को। तो आज अपन वापस लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि लोकसभा राज्यसभा के बारे में मैंने बताया था कि प्रथम सदन, द्वितीय सदन और उच्च सदन, निम्न सदन और स्थायी सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन, ऐसे कुछ बारे मैंने इनके बारे में बताया। आज वापस पढ़ते हैं लोकसभा के बारे में। ध्यान रखना इसके बारे में, लोकसभा के बारे में। लोकसभा का गठन, सबसे पहले लोकसभा का गठन, वो लोकसभा का गठन है वो अनुच्छेद है 81। पहले बता देता हूँ कि लोकसभा बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे लोकसभा का गठन, गठन के बाद लोकसभा पढ़ेंगे निर्वाचन। सबसे पहले लोकसभा गठन, गठन के बाद निर्वाचन, निर्वाचन के बाद योग्यता। ध्यान रखना योग्यता को अर्हता भी कहा जाता है, अर्हताएं भी कहा जाता है। योग्यता क्या कहा जाता है? अर्हता भी कहा जाता है, यानी राजनीति विज्ञान में योग्यता को अर्हता कहा जाता है। ठीक है, पहली प्रश्न को योग्यता के बाद आता है इसकी शर्तें, और शर्तों को कहा जाता है निर्भरताएं। क्या कहा जाता है? निर्भरताएं। ये ध्यान रखना थोड़ा सा। मैं पहले पढ़ा गठन, गठन के बाद निर्वाचन, निर्वाचन के बाद योग्यता, योग्यता के बाद शर्तें, शर्तें के बाद जो अपन पढ़ेंगे तो एक आएगा इसमें कि जो सदस्यों के बारे में आता है कि सदस्यता अयोग्यता के बारे में, यानी अयोग्यता निश्चित कौन करता है, वो इसके बारे में पढ़ेंगे। अयोग्यता के निश्चित के बारे में, अयोग्यता के विनिश्चय, यानी अयोग्यता को निर्धारित कौन करता है, कौन बताता है कि एक सदस्य अयोग्यता है, किस प्रकार से होता है, कौन सा अनुच्छेद होता है, वो इसके बारे में पढ़ेंगे। अयोग्यता के बाद पढ़ेंगे अपना गठन हो गया, निर्वाचन हो गया, योग्यता होगी, शर्तें होगी, अयोग्यता होगी। अयोग्यता के बाद पढ़ेंगे कार्यकाल, और कार्यकाल बाद पढ़ेंगे अपन इसका वेतन भत्ते। ठीक है, और वेतन भत्ते के बाद पढ़ेंगे अपन एक और चीज है शपथ, और शपथ के बाद अंतिम रूप से जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अधिवेशन, तथा एक और आता है अधिवेशन के साथ क्या आता है? गणपूर्ति। ये चीज इसमें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे गठन, गठन के बाद पढ़ेंगे निर्वाचन, निर्वाचन के बाद पढ़ेंगे योग्यताएं, योग्यता के बाद पढ़ेंगे शर्तें, शर्तें के बाद अयोग्यता निश्चित कौन करता है, विनिश्चय के बारे में, अयोग्यता के विनिश्चय के बारे में। अयोग्यता विनिश्चय के बाद पढ़ेंगे कार्यकाल, कार्यकाल के बाद पढ़ेंगे वेतन भत्ते, वेतन भत्ते के बाद पढ़ेंगे शपथ, और शपथ के बाद पढ़ेंगे अधिवेशन व गणपूर्ति। ठीक है, इतनी चीज इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम टॉपिक लेके चलते हैं गठन, यानी लोकसभा गठन किस प्रकार से होता है। सबसे पहले लोकसभा का गठन क्या पढ़ेंगे? लोकसभा गठन, गठन अनुच्छेद 81 के तहत दिया गया है, अनुच्छेद 81 के तहत दिया गया है। और जब भारत का संविधान बना था तब सीटें निर्धारित की गई थी, 500 कितनी सीटें निर्धारित की गई थी? 5 सीटें निर्धारण की गई थी। ठीक है, 5 सीटें निर्धारित की गई थी। और एक बात यह भी बोल दी गई कि समय पर लोकसभा सीटें बढ़ाई जा सकती है। तो ठीक है, सबसे पहले लोकसभा सीटें कब बढ़ी थी? गठन अभी पूरा नहीं हुआ, अभी बहुत ज़्यादा चलेगा। तो सबसे पहले जो लोकसभा का गठन है
उसमें सबसे पहली सीटें बढ़ी थी, हुआ था 7वां संविधान संशोधन। आपको याद होगा 7वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1956 में। उस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सीटें 500 से बढ़ाकर 525 कर दी थी। सबसे पहली सीटें कब बढ़ाई गई थी? 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, उससे 500 सीटें से बढ़ाकर 525 कर दी थी। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन था? 7वां संविधान संशोधन था। कब हुआ था? 1956 में हुआ था। और सीटें कितने से कितने बढ़ा दी? 500 सीटें। जब लोकसभा गठन हुआ था, संविधान बना था अपना 1950 में, उसमें अनुच्छेद 81 के तहत 5 सीटें निर्धारण कर दी थी। उसके बाद 7वां संविधान संशोधन के तहत 5 सीटें से 525 सीटें कर दी गई। ठीक है, अब दूसरी बार जब सीटें बढ़ाई जाती है तो आपको याद होगा कि 31वां संविधान संशोधन हुआ था। 31वां संविधान संशोधन हुआ था। और कब हुआ था? ये हुआ था 1974 में। ध्यान रखना, 7वां संविधान संशोधन 1956 को पुनर्गठन राज्य का पुनर्गठन आयोग के बारे में भी जाना जाता है, अधिनियम के बारे में भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, उसमें सीटें बढ़ा दी गई। फिर 31वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था। कब हुआ था? 1974 में। और इस संविधान संशोधन के तहत सीटें 525 थी ना, 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। कितनी सीटें कर दी? 525 से 545 कर दी। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन में तो 500 से 525 की गई, जबकि 31वां संविधान संशोधन 1974 में 525 से 545 कर दी गई। ठीक है, इसके बाद भी सीटें आगे बढ़ेगी। इसमें एक चीज आती है, वो आता है, एक आता है गोवा। याद होगा आपको, गोवा व दमन और दीव अधिनियम, यानी इनके लिए अधिनियम बना था। गोवा एक अपना राज्य है, दमन और दीव क्या है? एक अपना यूनियन टेरिटरी है, यानी संघ शासित प्रदेश है। ध्यान रखना, दमन और दीव और दादरा नगर हवेली को मिला दिया गया। ठीक है, गोवा व दमन और दीव अधिनियम था, वो अधिनियम कब था? वो अधिनियम था 1987 में। इस अधिनियम के तहत सीटें अधिकतम बढ़ाएगी, यानी इससे ज्यादा सीटें नहीं बढ़ाई जाएगी, अधिकतम सीटें निर्धारण कर दी गई। लोकसभा की अधिकतम सीटें निर्धारण की गई और वो कितनी कर गई? 552, यानी 545 से 552 कौन से अधिनियम तहत की गई? ये अधिनियम था 1987 का। कौन सा? गोवा व दमन और दीव का अधिनियम था 1987। उसके तहत 545 सीटें से 552 कर दी गई। और ये लोकसभा की अधिकतम सीटें निर्धारण कर दी गई। कितनी थी अधिकतम सीटें? कि लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। वर्तमान में सीटें कितनी है लोकसभा की? तो लोकसभा की वर्तमान सीटें 545 है। उसमें इस अधिनियम के बाद एक बात यह भी कहेगी कि वर्तमान में सीटें है ना, वर्तमान में सीटें 545 ही रहेगी, ना कि 552। ये 552 सीटें कब बढ़ाई जाएगी? ये सीटें 2026, यानी 1900 के, अभी वर्तमान में जो सीटें चल रही है, जो चुनाव प्रणाली चल रही है, जो चुनाव का आंकड़ा निकाला जा रहा है, वो 1971 की जनगणना के अनुसार निकाला जा रहा है। ठीक है, उसके तहत निकाला जा रहा है। उसमें एक संविधान संशोधन हुआ था, एक अधिनियम आया था। उस अधिनियम में एक बात कहेगी कि जो लोकसभा सीटें हैं या राष्ट्रपति चुनाव है या कैसा भी चुनाव हो, उसमें ये सीटों का बढ़ाना या लोकसभा सीटें बढ़ाना, राज्यसभा सीटें बढ़ाना, या किसी राष्ट्रपति चुनाव में किसी का जो मतपत्र है वो बढ़ाना, वो सब 2026 के बाद पहली जनगणना के अनुसार बढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो अपनी सीटें 2031 तक लमसम 545 ही रहनी है, उसके बाद बढ़ाई जाएगी, क्योंकि पहली 2026 के बाद पहली जनगणना 2031 में आनी है। अभी 2021 वाली 21 वाली होनी है, उसके बाद 2031 में आनी है। ठीक है, ये लोकसभा का गठन था। वापस से बता दूं मैं, लोकसभा गठन अनुच्छेद 81 के तहत, और जब लोकसभा गठन हुआ उसमें सीटें निर्धारण की गई 500। और उसमें एक बात भी कहेगी कि समय समय पर लोकसभा सीटें बढ़ाई जा सकती, यानी समय समय पर लोकसभा सीटें बढ़ाई जा सकती है। अगर जरूरत पड़ी तो लोकसभा सीटें आगे बढ़ाई जाएगी, क्योंकि जनसंख्या के अनुसार सीटें बढ़ा रही। ठीक है, तो सबसे पहले 500 सीटें से 525 सीटें की गई थी। वो क्या था? 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। कब हुआ था? 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। उस संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था? ये सीटें बढ़ाई गई थी, 500 सीटें से करके 525 सीटें निर्धारित कर दी गई। ठीक है, उसके बाद 31वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था?
1974 में और 21वां संविधान संशोधन 1974 के तहत 525 से 545 सीटें निर्धारण कर दी थी। 525 से 545 सीटें निर्धारण कर दी थी। अब 525 से 545 कर देगी, अभी भी सीटें आगे बढ़ाई जाना जारी रहा। गोवा, दमन और दीव अधिनियम गुण सीटें था, उसके तहत 545 से 552 सीटें निर्धारण कर दी। ठीक है, अब इसके बारे में अपन सीटों का बंटवारा देखें कि सीटों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है। हाँ, क्योंकि अपने देश में वर्तमान में 28 स्टेट है, वह यूनियन टेरिटरी कितनी है, 8। अब कुछ लोगों को ये आएगा कि यूनियन टेरिटरी 8 कैसी है। बता दूं आपको कि पहली यूनियन टेरिटरी 7 थी। पहले कितनी थी, 7 थी। वापस बता रहा हूँ, पता नहीं कितनी बार बता दिया। पहले 7 थी, फिर जम्मू कश्मीर स्टेट था, उसमें धारा 317 और 35 से एक को हटाने के बाद उसको यूनियन टेरिटरी में ले गया, और जम्मू कश्मीर में एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख को, 2 को क्या बनाया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो कितने हुए, 7 प्लस 2 बराबर कितने हुए, 9, यानी यूनियन टेरिटरी 9 हुई। पर तो हाल ही में पीछे मार्च अप्रैल के माह में क्या किया गया, दमन और दीव और दादरा नगर हवेली को एक कर दिया गया। दमन और दीव और दादरा नगर हवेली को एक कर दिया गया, तो कितनी हो गई, 8 हो गई। ठीक है, एक कम हो तो 8 हो गई। इस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना। ठीक है, लोकसभा सीटें पर बात करते हैं। अधिकतम सीटें कितनी दान की गई है, लोकसभा अधिकतम सीटें है 552। इनका बंटवारा कैसे, इनका बंटवारा 2 तरीके से होता है। 2 तरीके हैं। पहला, निर्वाचन व मनोनीत। निर्वाचन कितने होंगे, 550। मनोनीत कितने होंगे, बात इतनी है इसमें। तो निर्वाचन और मनोनीत में तो ये हो गया। पूछा जा सकता है लोकसभा अधिकतम सीटें 552 है, तो बताइए लोकसभा अधिकतम सीटें 552 में निर्वाचन सदस्य कितने होते हैं, तो 550 होंगे, और मनोनीत कितने होंगे, 2 होंगे। अब यह पूछा जाए कि लोकसभा अधिकतम सीटें 552 है, बताइए कि राज्यों की सीटें कितनी है, तो राज्यों की सीटें होगी 530, और संघ शासित प्रदेश है, संघराज्य क्षेत्र है, संघराज्य क्षेत्र, उनकी सीटें कितनी होगी, वो सीटें होगी 20। अब मनोनीत कितने होंगे, मनोनीत होंगे 2। ये 2 प्रकार से आपका क्वेश्चन यहाँ होता है। सबसे पहला, लोकसभा सीटें निर्वाचन और मनोनीत में देखें तो 550 सीटें निर्वाचित होती है और मनोनीत होती है 2। ठीक है, अब पूछा जा सकता है राज्य और संसद राज्य क्षेत्र में 20 सीटों का बंटवारा, तो राज्यों में 530 सीटें हैं, संघराज्य क्षेत्र में 20 सीटें हैं, और मनोनीत कितनी होती है, 2। ये बात इसमें आपको ध्यान रखने योग्य है। ये तो थी अधिकतम सीटों के बारे में। वर्तमान सीटों को बंटवारा देखें तो वो किस प्रकार से, वो भी अपने को इस प्रकार से पढ़ना है। वर्तमान सीटें कितनी है, 545। अब 545 का बंटवारा करो, 545 का बंटवारा करो। कैसे, वैसे करना है जिस प्रकार से मैंने किया था। सबसे पहले आप निर्वाचन के देखो कि निर्वाचन कितनी होता है, निर्वाचन और मनोनीत। निर्वाचन कितना होता है, सबसे पहले निर्वाचन आप देखो 545 में देखना है आपको, तो 530 तो राज्य 543 निर्वाचन और प्लस 2 मनोनीत। 545 543 प्लस 2, ये क्या निर्वाचन और मनोनीत का बंटवारा है 545 में। अब 545 में राज्य और संघराज्य क्षेत्र और मनोनीत के बीच में बंटवारा करें तो कैसे होगा, तो ध्यान रखना राज्यों में तो 530 के 30 ही है, संघराज्य क्षेत्र में 13 है प्लस 2। ये आपका क्या हो गया, 530 प्लस 15 कितने हो गए, 545। यानी वर्तमान सीटों का बंटवारा इस प्रकार से निर्धारण किया गया है। आप दोनों तरह से याद कर सकते हो, दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थोड़ा सा अगर घुमा क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसा ही पूछा जा सकता है कि लोकसभा सीटों में, वर्तमान लोकसभा सीटों में मनोनीत सीटें कितनी है, तो 2 है। वर्तमान लोकसभा सीटों में राज्यों के निर्वाचन सदस्य कितनी है, तो 530 है, और 530 और 13 ये संघराज्य क्षेत्रों का 13 है। हाँ, ध्यान रखना जम्मू कश्मीर का अभी तक कोई निर्णय नहीं आया, अभी प्रिस्मन आयोग बैठा है। प्रिस्मन आयोग के बाद ये निर्धारण किया जाएगा कि लोकसभा सीटें यहाँ पर कैसे निर्धारण किया जाए, क्यों संघराज्य क्षेत्र के अंदर वैसे बंटवारा होना। ठीक है, ये बात होगी अपने गठन हो गया। गठन के बाद अपन बात करें, हाँ एक बात और बता दूं आपको, गठन में मैं थोड़ा बताना भूल गया, निर्वाचन कितना था यहाँ पर 543। मैं एक बात बताना भूल गया कि जो मनोनीत होते हैं ना, अनुच्छेद होती है 331 के तहत, अनुच्छेद 331 तहत इनको मनोनीत किया जाता है लोकसभा में, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, आंगन भारतीय के द्वारा किया जाता है। आंगन भारतीय क्या होता है
ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि अंगल भारतीय जिसके माता पिता भारतीय और वो खुद विदेशी हो। नहीं, ऐसा नहीं। यूरोपीय स्टेट का होना चाहिए। यूरोपीय जो महाद्वीप है, उस महाद्वीप का जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति अपने आंग्ल भारतीय तब कहलाएगा जब उसका माता या पिता यहाँ भारत का तो नागरिक है, वो में रहा हो। ठीक है, यूरोपीय स्टेट की दो आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करो। अब मैं बात करता गठन के बारे में मैंने की थी, निर्वाचन की बात करी। लोकसभा गठन के बारे में मैंने कहा था, लोकसभा का निर्वाचन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? निर्वाचन। और आपको याद होगा निर्वाचन, लोकसभा निर्वाचन कैसे होता है? लोकसभा निर्वाचन होता है लोकसभा सदस्यों का चुनाव, लोकसभा सदस्यों का चुनाव, लोकसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष व वैश्विक मताधिकार पर होता है के अनुसार। लोकसभा सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष व वैश्विक मताधिकार के अनुसार होता है। यानी लोकसभा चुनाव में हर सदस्य जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, परंतु इसमें एक शब्द जोड़ दिया गया है और वो वैश्विक मताधिकार है। अब वैश्विक मताधिकार क्या होता है? जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी हो। अब बता दो वैश्विक मताधिकार देख लो, वैश्विक का अर्थ क्या होता है? वैश्विक का अर्थ क्या होता है? जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी हो तथा ध्यान देना वह भारतीय नागरिक, यानी जिसके पास भारत की नागरिकता, वह इस वैश्विक मताधिकार के अंदर आएगी। हाँ, इसमें आप ये भी जोड़ सकती हो कि विकृत या पागल या दिवालिया नहीं, पागल नहीं होना चाहिए। यानी विकृत यानी उसको खुद स्वयं को सोचना, स्वयं सोच सकती नहीं हो। अगर स्वयं सोच सकती नहीं है ना, तो वैश्विक मताधिकार के अंदर नहीं गिना जाता है। ठीक है, ये वैश्विक मताधिकार के अंदर थी। क्या आपको पता है जब संविधान बना था तब 18 वर्ष उम्र थी? नहीं, उससे पहले कितनी उम्र थी? वो उम्र थी 21 वर्ष। 21 वर्ष से 18 वर्ष कब की गई? 21 वर्ष से 18 वर्ष कब की गई थी? 61वां संविधान शोधन हुआ था 1989। 61वां संविधान शोधन हुआ था 1989 में। उस संविधान शोधन के तहत क्या किया गया था? 18 वर्ष से 21 वर्ष से कर दी गई थी। ठीक है, 18 वर्ष से 21 वर्ष कब की गई थी? 61वां संविधान शोधन 1981 के तहत 21 वर्ष से 18 वर्ष उम्र निर्धारण कर दी गई थी। ठीक है, आगे देखें। वैश्विक मताधिकार बता दिया। लोकसभा चुनाव प्रत्यक्ष वैश्विक मताधिकार के अनुसार होता है। वैश्विक मताधिकार क्या होता है? जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी हो तथा वह भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक हो, विकृत ना हो, वो वैश्विक कहलाता है। 21 वर्ष से 18 वर्ष कब की गई थी? 61वां संविधान शोधन 1989 में हुआ था, उसी तहत की गई थी। ठीक है, ये था अपनी लोकसभा का निर्वाचन। निर्वाचन के बाद अगर पढ़े तो मैंने कहा था योग्यता पढ़ेंगे। योग्यता का दूसरा नाम मैंने बताया था, क्या बताया था? अर्हता। अर्हता याद है ना? योग्यता, सामान्यतः योग्यता दो ही है। सामान्यतः योग्यता दो ही है। पहला भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो जिसकी उम्र 25 वर्ष हो चुकी हो। 25 वर्ष हो चुकी हो। कितनी वर्ष हो चुकी हो? 25 वर्ष हो चुकी हो। साथ में आप ये भी जोड़ सकती हो कि निर्वाचन आयोग द्वारा अनुसूची 3 के तहत उसको शपथ ग्रहण के रूप में या उसको सदस्य के रूप में जो शर्तें देगी है वो पूर्ण कर चुका हूँ। योग्यता मात्र दो ही है मुख्यतः इसकी। भारत का नागरिक हो जिसकी उम्र 25 वर्ष हो चुकी हो, इतनी इसकी दो योग्यता है। और योग्यता किसके अनुच्छेद कौन सा? इसमें योग्यता में अनुच्छेद आएगा 84 के तहत। अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 84 योग्यता निर्धारण कर। नेक्स्ट अपना है इसमें अयोग्यता, किसे कहते हैं? निरर्हता।
ध्यान रखना थोड़ा सा। अयोग्यता जिसे कहते हैं निरर्हता, निरर्हताएं, ठीक है। और निरर्हताएं में सबसे पहली निरर्हता ये है, निरर्हता अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद ध्यान होता है 101 व 102। निरर्हता के लिए अनुच्छेद 101 102, यानी अयोग्यता के लिए 101 और 102 है। जो शर्तें दान करती है ना, उसके लिए अनुच्छेद 101 102, ठीक है। 102 क्या कहता है? 102 ये कहता है कि वह राज्य सरकार के अधीन या किसी भी सरकार के अधीन है, सरकार के अधीन है, अधीन लाभ का पद धारण है, क्या लाभ का पद धारण नहीं कर रहा हो, यानी उस लाभ का पद धारण नहीं कर रखो। लाभ का पद में मंत्री पद नहीं आता है, कोई सर्विस आती है तो लाभ का पद धारण किया तो लोकसभा सदस्य नहीं बन सकता, ठीक है। दूसरी योग्यता इसमें ये है, दूसरी योग्यता ये है कि वह भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। नागरिक होना अनिवार्य। तीसरी, दल बदल संबंधी, दल बदल संबंधी जो रूपरेखा है वो दोषी न हो, दल बदल संबंधी दोषी ना हो, दोषी ना हो, दल बदल संबंधी दोषी ना हो, ये उसकी अयोग्यता के अंदर आता है, ठीक है। और इसके अंदर एक विक्रचित वाला भी जोड़ सकते हो कि वह विक्रचित ना हो, यानी पागल या दिवालिया ना हो, पागल व दिवालिया ना हो, विक्रचित या पागल व दिवालिया ना हो, अनुमचित या दिवालिया ना हो, ठीक है। ये थी अपनी निरर्हता। निरर्हता अनुच्छेद 101 व 102 के तहत होती है। ये अनुच्छेद 102 ये कहता है कि वह सरकार के अधीन लाभ का पद धारण नहीं कर रहा हो, भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, दल बदल संबंधी दोषी ना हो और विक्रचित या पागल दिवालिया ना हो। दल बदल संबंधी अनुसूची कौन सी है? 10वीं अनुसूची है। ये कौन सा संविधान शोधन में तहत आई थी? 5वां संविधान शोधन में तहत 10वीं अनुसूची लेकर आए थे, ठीक है। ये बात होगी। 52वां संविधान शोधन कब हुआ था? तो ध्यान रखना 1985 में हुआ था। 52वां जो संविधान शोधन हुआ था वो कब हुआ था? 1985 में। और अनुसूची कौन सी है? 10वीं अनुसूची सूची के तहत दल बदल संबंधी बताया गया है। ये थी अपनी निरर्हता। निरर्हता के बाद मैंने एक बात की थी कि अपन देखेंगे कि जो अयोग्य व्यक्ति है उसको विनिश्चित कौन करता है, यानी अयोग्य संबंधी जो विनिश्चित करता है वो अयोग्य संबंधी विनिश्चित कौन करता है? तो ध्यान रखना अयोग्य संबंधी प्रश्नों का विनिश्चित कौन करता है? अयोग्यता संबंधी अयोग्यता संबंधी विनिश्चय। और ध्यान रखना इसके लिए अनुच्छेद कौन सा आता है? अनुच्छेद आता है 103। अनुच्छेद कौन सा है इसके लिए? अनुच्छेद 103। अनुच्छेद 103 के तहत अयोग्यता संबंधी विनिश्चित का निर्धारण किया जाता है। जब कोई व्यक्ति दल बदल संबंधी अयोग्य पाया जाता है तो उसके लिए अंतिम जो विनिश्चय किया जाता है, यानी अंतिम जो निर्णय दिया जाता है वो देता है राष्ट्रपति। और ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद बताया गया है 103। हालांकि लोकसभा और राज्यसभा में दल बदल संबंधी दोषी करार देने के लिए सबसे पहले लोकसभा में तो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति है वो करती है, परंतु अंतिम रूप से जो अयोग्यता संबंधी निर्णय दिया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही लिया जाता है। राष्ट्रपति ने उसे अयोग्य बता दिया तो उस सदस्य लोकसभा का नहीं बन सकता, लोकसभा सदस्य नहीं बन सकता। ये अनुच्छेद कौन सा बता रखा है? 103 है। ये अयोग्यता दल बदल संबंधी है। दल बदल संबंधी जो अयोग्यता निर्धारण की जाती है ना वो इसी में की जाती है, अनुच्छेद 103 के तहत में ही की जाती है, ठीक है।
ये अयोग्यता संबंधी विनिश्चिति की बात करती है। अब बात करिए अपन कार्यकाल की। मैंने कहा था ना लोकसभा का अपन इसमें बाद में पढ़ेंगे कार्य, लोकसभा का कार्यकाल। कार्य सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति समय से पहले भंग कर देता है। सामान्यतः लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति समय से पहले भंग कर देता है, ध्यान रखना। और कार्यकाल है वो किस अनुच्छेद तहत आता है? अनुच्छेद 83। कार्यकाल किस अनुच्छेद तहत आता है? अनुच्छेद 83 तहत कार्यकाल की बात करते हैं। सामान्यतः लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति इसे समय से पहले भंग कर देता है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करें, क्या लोकसभा कार्यकाल बढ़ा है? हाँ, 5वीं लोकसभा थी, उसका कार्यकाल 2 बार बढ़ा था। ध्यान रखना, लोकसभा कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ सकता है। तो तीसरा आपातकाल चल रहा था, उस समय 5वीं लोकसभा चल रही थी, और उसमें जो प्रधानमंत्री थे वो थी इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। उसमें कार्यकाल 5वीं लोकसभा कार्यकाल 2 बार बढ़ा था, यानी 7 वर्ष तक लोकसभा चली थी। तो सबसे पहले यानी लोकसभा खत्म होनी थी 18 मार्च 1976 को, परंतु 18 मार्च 1976 से 1 वर्ष के लिए बढ़ाकर 18 मार्च 1977 कर दी। फिर वापस 1 वर्ष के लिए बढ़ाकर यह कर दी गई 18 मार्च 1978 से 77 से 18 मार्च 1978, यानी लोकसभा भंग हुई थी वापस 18 मार्च 1978। सामान्यतः लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिसमें लोकसभा भंग, तो जब बहुमत नहीं होता तब अपने आप भंग हो जाती है, पर जब कोई स्थिति होती है तो उसमें लोकसभा कार्यकाल बढ़ाया जाता है। इसमें लोकसभा तीसरा आपातकाल चल रहा था, और इंदिरा गांधी जी ने अपना लोकसभा कार्यकाल 2 बार बढ़ा दिया था। 18 मार्च 1976 से 18 मार्च 1977 तक बढ़ाया पहला, दूसरा बढ़ाया 18 मार्च 1977 से 18 मार्च 1978 तक बढ़ाया था। ये उसका दो कार्यकाल है, बढ़ा हुआ बताया जा। ठीक है, लोकसभा में बताऊँ वापस से 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें लोकसभा का कार्यकाल कार्यकाल 5 वर्ष बढ़ाकर 6 वर्ष कर, यानी 42वां संविधान संशोधन में कहा गया कि लोकसभा कार्यकाल 6 वर्ष रहेगा, परंतु वापस से 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, जिसमें लोकसभा कार्यकाल वापस 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, लोकसभा बात कर रहे थे तो कार्यकाल की बात कर रहे थे, तो सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु एक 42वां संविधान संशोधन हुआ था। उस संविधान संशोधन कब हुआ था? यह संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। इस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। ठीक है, और 44वां फिर वापस 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। कब हुआ था? 1978 में। उसको 6 वर्ष से बढ़ाकर
6 वर्ष से घटाकर वापस 5 वर्ष कर दिया गया। यानी वर्तमान में जो लोकसभा कार्यकाल है वो 5 वर्ष ही है। हालांकि ये शर्त तो है कि लोकसभा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति समय से पहले भंग कर सकता है। तो ये 2 बार बढ़ा, ये था अपना कार्य। अब बात करते हैं लोकसभा के शपथ की। लोकसभा सदस्य शपथ की बात करते हैं तो ध्यान रखना, लोकसभा सदस्य शपथ लेते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत लेते हैं? वो 99 अनुच्छेद 99 के तहत शपथ लेते हैं। शपथ ग्रहण अनुच्छेद 99 के तहत शपथ ग्रहण करते हैं और उसमें ये बात की गई है कि लोकसभा सदस्य जो अपनी शपथ लेंगे वो या तो राष्ट्रपति के समक्ष लेंगे, राष्ट्रपति के समक्ष लेंगे, या राष्ट्रपति के द्वारा किसी को विनिश्चित किया गया, किसी को ये कार्य सौंपा गया व्यक्ति उसके समक्ष लेंगे। ठीक है, या तो राष्ट्रपति के समक्ष लेंगे या राष्ट्रपति के द्वारा किसी को जो निर्धारित किया गया उस शपथ दिलाने के लिए उसके तहत शपथ लेंगे। और शपथ का प्रारूप किस में दिया गया है? ये अनुसूची कौन सी है? 3री अनुसूची के तहत शपथ निर्धारण की बात की गई है। हालांकि 99 बताया गया है परंतु शपथ ग्रहण में मैं अनुसूची 3री ही इसमें आती है। अनुसूची 3री है, उस प्रारूप के अनुसार ही शपथ कौन लेता है? राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य शपथ लेते हैं राष्ट्रपति के समक्ष। ये था शपथ ग्रहण। शपथ के बाद अपन बात करें तो वेतन भत्ते। आप देख आप सांसद लोकसभा सदस्य के वेतन भत्ते देखकर आप चौंक जाएंगे। लोकसभा सदस्य होता है उसका वेतन होता है 50। मैं आंकड़े लिखता हूँ, बाद बता दूँगा। वेतन होता है इसका मासिक वेतन 50,000 है और उसको 45,000 भी एक मिलती है, 45,000 एक और मिलती है और 2,000 रुपये एक और मिलती है। कितने? 2,000 रुपये और मिलते हैं। अब ये 50,000 तो मैंने बता दिए है, जो वेतन भत्ते हैं सांसद के 50,000 वो तो आपको उसका वेतन है। ये 45,000 भत्ता है, ये उसका क्या मिलता है? कार्यालय भत्ता मिलता है। उसका कार्यालय जो खर्चा है ना वो कार्यालय खर्चा मिलता है मासिक 45,000। और ये इसका जो निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता है, जो जिस क्षेत्र से निर्वाचन हुआ है उस क्षेत्र के रूप में भत्ता मिलता है इसको, निर्वाचन क्षेत्र के रूप में, क्षेत्र के रूप में इसको 45,000 रुपये भत्ता मिलता है। 2,000 रुपये इसको प्रतिदिन मिलती है, प्रतिदिन इसको दैनिक भत्ता मिलता है। दैनिक भत्ता कितना इसका? 2,000 रुपये। और उसको गाड़ी मिलती है और उसको सुरक्षा मिलती है और सब पता है। तो यानी एक सांसद के वेतन, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, उसका वेतन है 50,000। 45,000 उसका मासिक कार्यालय भत्ता है, 45,000 उसका मासिक निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता है और 2,000 उसका दैनिक भत्ता है। दैनिक भत्ता 2,000 है। कितने हो गए? 50, इनमें जोड़ दो 50, 50 लाख, 1.5 लाख, 1,60,000 रुपये उसको महीने की सैलरी ये मिल रहा है भाई जी। और उसके सब कुछ खर्चा फ्री है, गाड़ी फ्री है और सुविधा फ्री है इसके लिए। तो ये इसका सांसद का वेतन है, एक सांसद की। ठीक है, वेतन भत्ते के बाद मैंने एक बात की थी, अपन बात करेंगे अधिवेशन व गणपूर्ति। इसके बारे में बात करेंगे, उसका है अधिवेशन व गणपूर्ति। अधिवेशन व गणपूर्ति। सबसे पहले अधिवेशन बात कर लूं। लोकसभा का एक वर्ष में 2 अधिवेशन होने अनिवार्य है। और अधिवेशन बुलाता कौन है? अधिवेशन बुलाता कौन है? अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अधिवेशन बुलाता है और एक वर्ष में 2 अधिवेशन होना अनिवार्य है। ठीक है, और पहले अधिवेशन व दूसरे अधिवेशन के मध्य 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए।
ऐसा नहीं हो कि एक तो अधिवेशन ले लियो लोकसभा बनते ही पहले साल, जैसे इस वर्ष चालू हुआ से पहले दिन बैठ के ले लिया अधिवेशन कर लियो, फिर लास्ट है जब टाइम निकल लगे कि एक साल में 2 अधिवेशन लड़ने वाली नहीं, तो लास्ट जब डेट जा रही है तो उस दिन ले लो। नहीं, 6 माह से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, 6 माह के अंतर से ही 2 अधिवेशन लिया जाता है। अब आती है गणपूर्ति की बात। गणपूर्ति की बात यह है कि संसद में कार्रवाई तब चलेगी, संसद में कोई भी कार्यवाही तब चलेगी जब न्यूनतम व्यक्ति बैठे हो, यानी कुल लोकसभा सीटों का 1/10 बैठे हो। गणपूर्ति के लिए यानी संसद में लोकसभा में कोई भी कार्य चालू होना है, कोई भी कार्य पर बहस होनी है, कोई भी कार्य करना है, तो उस पर कुल सदस्यों में से अगर 10 सदस्य बैठे हैं तो कार्रवाई चालू हो सकती है, वरना नहीं। ठीक है, कुल सदस्यों में से भाई 10 में से एक इस प्रकार से मतलब 1/10 निकालना है, तो कुल सदस्य कितनी है अपने 545 से 10 निकालोगे तो आप पास आएगा 55, निकालो 55 आएगा। यानी लोकसभा की न्यूनतम कार्रवाई जो जब भी कार्रवाई चले उसमें न्यूनतम 55 सदस्य होने अनिवार्य है। कितने सदस्य होने अनिवार्य है? 55 सदस्य होने अनिवार्य है। 545 से 10 निकाल दो, गणपूर्ति कितनी है? 1/10। 1/10 गणपूर्ति है लोकसभा सदस्यों के लिए। ठीक है, अधिवेशन वर्ष में 2 अधिवेशन होने चाहिए और दोनों अधिवेशन के मध्य 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए।